भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। असम, जहाँ से हमने अपनी सेवा यात्रा को सबसे पहले शुरू किया, हमारी योग यात्रा गुजरात के सूरत से शुरू हुई, लेकिन गुजरात के सूरत से भी पहले हमारी सेवा यात्रा असम प्रांत से शुरू की। तो हमारी साधना और सेवा का ये प्रथम स्थान है। उदालगुड़ी, बंदरगुड़ी, भैरवकुंड, और अभी वहाँ मुझे बताया पूज्य आचार्य जी ने कि बहुत जल्दी ही जहाँ से हमने सेवा यात्रा अपनी शुरू की थी, वहाँ भी बहुत जल्दी ही पतंजलि एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने जा रहा है। जिस भैरव कुंड के ऊपर जो पूरा वहाँ पर एक बना हुआ है, पूरा बांध बना हुआ है, उसी के ऊपर एक जगह का सिलेक्शन हुआ है और अभी बहुत जल्दी ही मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सकीय सेवा भी पतंजलि असम में शुरू करने वाला है। चिरांग में जहाँ बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा है, अभी चिरांग में कितने विद्यार्थी हो गए? करीब 160 विद्यार्थी अभी चिरांग में पढ़ रहे हैं और उनके शिक्षा और संस्कारों को देख करके अब वहाँ के बड़े से बड़ा आदमी भी अपने बच्चे को पतंजलि के स्कूल में आचार्य कुलम में पढ़ाना चाहता है। चिरांग के बाद कुमारी गट्टा में शुरू किया था। कुमारी गट्टा में कितने हो गए? इसी साल कुमारी गट्टा में शुरू किया तो वहाँ पर 200 से ज़्यादा विद्यार्थी पहले ही वर्ष वहाँ पर प्रवेश हो चुका है। अरुणाचल में भी सुजूसा में विद्यालय आधा बन चुका है। इस प्रकार से ये सेवा की यात्रा हम एक बड़े रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। और पहले यह नॉन रेसिडेंशियल डे बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन बहुत जल्दी ही, क्योंकि हमारे पास में स्थान पर्याप्त है और हमारे सारे बहुत ही वेल क्वालिफाइड, बहुत ही पुरुषार्थी स्वभाव के हमारे प्रखर सन्यासी, परम पुरुषार्थी सन्यासी भी आदरणीय हमारी श्रद्धामयी पूज्या साध्वी स्वरूपम जी के साथ साथ में हमारे पूज्य स्वामी पुण्य देव जी, प्रवीर देव जी, अनंत देव जी और धीरेन्द्र जी आदि हमारे बहुत ही पुरुषार्थी सन्यासी सेवा में लगा दिए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी सेवा को बहुत बड़े रूप में नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास होगा बहुत जल्दी ही यहाँ, जैसे पतंजलि योगपीठ में आवासीय आचार्य कुलम है, ऐसे ही रेसिडेंशियल आचार्य कुलम भी हम असम में बहुत जल्दी शुरू कर सके, जिससे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को वहाँ पर शिक्षा संस्कार मिल सके। इस संकल्प के साथ हम ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भाई राकेश जी बोल रहे थे कि जो काम सरकारें नहीं कर सकी, सरकारों के अंदर भी वो कई बार विल पावर दिखाई नहीं देती, इतना हौसला दिखाई नहीं देता, और बिना पॉलिटिकल विल के, बिना साहस, बिना शौर्य और पराक्रम के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। दुनिया में 2 देश बड़े ताकतवर माने जाते हैं, एक चीन और एक अमेरिका इस समय। बाकी दुनिया की देशों की ताकत उसके नीचे नीचे रह जाती है, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे मनी पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, पॉलिटिकल विल हो। ये दोनों देश इसमें, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, बहुत शुरूर देश हैं और किसी भी हद तक ये जा सकते हैं अपने हित को साधने के लिए। तो अमेरिका जिस साइबर वार से खुद पीड़ित है और पूरी दुनिया
के अंदर उसने एक पूरा आतंक मचाया हुआ है। और चीन अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए किसी को अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहा है। और इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति ने, या चाहे वो गैर सरकारी संस्था है या सरकारी संस्था ने, इस दिशा में कोशिश नहीं की, बल्कि टेलीफोन हमारे घरों में सबसे पहले जिस दूरसंचार मंत्रालय के एक कंपनी के द्वारा और फिर अब बीएसएनएल के द्वारा वो चल रहा है। यदि बीएसएनएल होता तो ये अभी तक लाखों करोड़ रुपए की लूट देशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा नहीं होती। ये सारा का सारा धन देश के खाते में जमा होता है, लेकिन उसके भी पीछे की अलग कहानियां हैं। ये बड़े बड़े सौदेबाजी होती हैं। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब जो है भाई भ्रष्टाचार तो अब कम हो रहा है, काला धन और ये जो है क्या नाम है बड़े बड़े क्या नाम है घोटाले ये कम हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक भी घोटाला नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं 1 रुपए भी काला धन जमा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन इनसे भी परे देश के अंदर जो बड़ी चीजें हो रही हैं और जिनका हमें पता भी नहीं लग रहा, और उनके द्वारा देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए का तो नुकसान हो ही रहा है। करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर तो विदेशी कंपनियों का कब्जा है ही है। इस आर्थिक गुलामी के साथ एक वैचारिक गुलामी, एक सांस्कृतिक गुलामी, एक शिक्षा चिकित्सा की, एक पूरी कृषि की गुलामी, खानपान की गुलामी, एक तरह से हमने अपने आप को विदेशी कंपनियों के गिरवी रख दिया था। और ऐसे में इस बार के आज़ादी दिवस पर हमने डिजिटल आज़ादी के लिए किम्भो ऐप लॉन्च किया और अब उसको बड़े प्रखर तेज रूप में आपको आगे बढ़ाना है। और मात्र ये व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में ही नहीं, अभी जैसे भाई राकेश जी बता रहे थे कि उसके फीचर्स भी व्हाट्सएप से ज़्यादा हैं। थोड़ा प्रारंभ में जब कोई कार्य होता है तो उसमें 1-2 चीज़ों में हल्का फुल्का सुधार की आवश्यकता होती है, वो अपने आप 5-10 दिन में हो जाता है। लेकिन हम यदि सब भारतवासी संकल्प लें और एक एक व्यक्ति अपने 10-10, 50-50, 100-100 मित्रों को इस काम से जोड़े, तो हम बहुत जल्दी ही व्हाट्सएप से बड़ा किम्भो ऐप को बना सकते हैं। और ये किम्भो में ये माने फेसबुक का, ट्विटर का और कई प्रकार के जो दूसरे टूल्स हैं, ये किम्भो एक साथ कई टूल्स का विकल्प है। तो सबको मिलकर के आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि आर्थिक आजादी के साथ साथ देश में डिजिटल आजादी को भी हमें मिलकर के लाना है। और यह मात्र एक प्रश्न नहीं है। पतंजलि आप में से बहुत से भाइयों बहनों ने पहली बार ज्वाइन किए। पहली बात तो मैं यहाँ पर बेटियां डीएसएम के रूप में जो आई हैं सेवा के लिए, एक बार खड़ी हो जाएंगे। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि देश में पहली बार हम महिला सशक्तिकरण यदि किसी डीएसएम मीटिंग में देख रहे हैं तो वह असम में पहली बार देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ भाई तो पुरुषार्थी हैं ही, भाइयों को तो हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाइयों से ज़्यादा यहाँ की बहनों के संकल्प को, इनके आत्मस्फुरणा को, आत्मप्रेरणा को, आत्मविश्वास को मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से इनको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देखो, पूरे देश में हमारी 2, 4, 5 बहनें मुझे डीएसएम के रूप में मिलती थी। यहाँ तो संसद में तो अभी 30% आरक्षण मिला नहीं, पतंजलि में कार्यक्रम यहाँ असम में शुरू हो गया है। बिना आरक्षण के यहाँ संरक्षण मिल रहा। तो हमारा यह प्रयास होगा और हम ये प्रयोग आगे पूरे देश में भी करेंगे। हमारी कोशिश होगी पहले तो भाई भी कोई ना छूटे, लेकिन भाई कोई भले ही छूट जाए, हमारी बहनों को सेवा का प्रथम अवसर मिले। आज मैं ये सबको यहाँ पर निर्देश दे रहा। हमारे संगठन में पतंजलि देखो दुनिया का पहला संगठन है जिसमें एक साथ भाई और बहनों को हम समान अधिकार देते हैं, समान अवसर देते हैं,
समान रूप से सम्मान देते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उसमें प्रभुत्व किसका है बोलो? पुरुषों का। ये तो जग जाहिर है, चाहे वो चाइना देख लो, चाहे जापान देख लो, चाहे अमेरिका देख लो, चाहे हिंदुस्तान देख लो, चाहे यूके देख लो। सारी दुनिया में जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, आज तक एक भी पोप कोई लेडी बनी? लेडीज को पोप बना ही नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत पोंगापंथी है धर्म में, जैसे हमारे यहाँ पर गैर ब्राह्मण शंकराचार्य नहीं हो सकता, वो एक अलग प्रकार की सोच है, ऐसे ही स्त्री पोप बन ही नहीं सकती। क्योंकि स्त्री को में पहली बात तो यह है कि आज से 50 साल पहले तक वो आत्मा ही नहीं मानते थे, और आत्मा मानने लगे तो उसको पापी मानते हैं अभी भी, और विवाह करने को तो महापाप समझते हैं। हम लोग ब्रह्मचारी रह करके तपस्या करते हैं, लेकिन हम स्त्री को मां का दर्जा देते हैं, लेकिन वहां पर विवाह न करना कोई इसके पीछे ब्रह्मचर्य कारण नहीं है, इसके पीछे और मामला गड़बड़ है। वो फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, कभी बाद में चर्चा करूंगा। देखो, हम तो सारी दुनिया घूमे हैं और सारी दुनिया की सब ऊंची नीची जानते हैं, लेकिन आपको इतनी बात जरूर कहते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों, मैं किसी से नफरत की बात नहीं कर रहा हूं यहां, लेकिन जो दिख रहा है, जब से ईसाईयत अस्तित्व में आई है, जब से चर्च अस्तित्व में है, पोप जो है कोई लेडीज बन ही नहीं सकती। इस्लाम का कोई मौलवी और कोई भी उनका गुरु, आपने आज तक किसी लेडी को देखा? आप सोचते ही नहीं इस बारे में कभी, वो तो सोचते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने अकल के ताले बंद कर रखे हैं। बोले धर्म में अकल की दखल होती ही नहीं है। लेकिन भाई, तुम तो कभी सोचते कि हमारे मुल्ला, मौलाना और बड़े बड़े जो उनके विद्वान हैं, जो भी किसी भी बारे में बात करते हैं, कोई एक भी लेडी है? ईसाईयत हो, इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, वहां पर साध्वियां जरूर हैं, जैनों में, बौद्धों में, लेकिन जो बड़ा गुरु होगा वो आपको पुरुषी के रूप में दिखेगा। ऐसे हिंदुस्तान में भी बहुत से सामाजिक संगठन में नाम नहीं लूंगा, बहुत से राजनीतिक संगठन है, वहां कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। अरे बाकी छोड़ो, हमारे घरों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अभी भी काफी लोग करते हैं। हमारे यहां पर भी मंच पर भी बहुत से पंडित लोग बैठे हुए दाएं बाएं, इन्होंने अपनी स्त्रियों को किसने यज्ञोपवीत दिया है? मैंने दे दिया हो तो अलग बात है, नहीं दिया क्यों? बोले स्त्री को तो जनेऊ पहनना ही नहीं चाहिए। बोला आपने भी सुना है कि नहीं? क्यों नहीं पहनना चाहिए? बोले स्त्री ना, वो जो पीरियड का टाइम होता है महीने में एक बार, उससे अपवित्र होते, बहुत से मंदिरों में घुसने नहीं देते, बोले स्त्री अपवित्र हो जाती है। अरे नाभि के नीचे किसके पवित्रता निकलती है? नाभि के नीचे से सबके मलमूत्र निकलता है। माने इतनी छोटी छोटी बातों में हम लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, बौद्धिक दिवालियापन, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, ये बौद्धिक दिवालियापन इतना आ गया था हमारे पतंजलि में, हमारी संस्था और संगठन में। यदि जितने हमारे भाई हैं उतनी हमारी बहनें भी पूरे देश में सक्रिय रूप से, समान रूप से इस सेवा के अंदर, इस पूरे अभियान के अंदर, इस आंदोलन के अंदर सम्मिलित हैं। और पतंजलि को आज चाहे वो योग के क्षेत्र में ऊंचाई मिली है या आयुर्वेद में ब्रांड के क्षेत्र में ऊंचाई मिली है, पतंजलि के प्रोडक्ट भी घर घर पहुंचे हैं, तो इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। हम समान रूप से अपने मां बहन बेटियों को यज्ञोपवीत देते हैं, हम समान रूप से हम उनको वेद पढ़ाते हैं। पतंजलि के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर, पूरी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बहनों को कम से कम जो वेदों की शिक्षा उसको समान अधिकार देती हो। हमारे पतंजलि में जितने भाई वेद पढ़ रहे,
बहनें उनसे कहीं ज्यादा ही विदुषी हैं, कम नहीं है। वेद में भी हमने सन्यास दिया तो बहुतों ने प्रश्न उठाया, ये सन्यासी कैसे हो सकती हैं? तो हमने भाइयों के साथ बहनों को भी सन्यास दिया। मुझे ये कहते हुए फक्र है कि पतंजलि में मेल और फीमेल के नाम पर एक रत्ती भर भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बल्कि भाइयों से ज़्यादा बहनों को हम इज्जत देते हैं, उनको अवसर देते हैं, उनको सब तरह से मान सम्मान देते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित के नाम पर, यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमान के नाम पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो वो पतंजलि संस्था है। बहनों को, भाइयों को, मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, वो ब्राह्मण हैं, ये भी बड़ा चक्कर रहता है साहब। लोग कहने को ऊपर ऊपर से बोलो हम सब एक समान हैं, मंच पर ये बात कह जाते हैं और जाते जाते बोले देखो ये मंच की बात अलग होती है, काम वही करना है अपने को। ये मैं तो बहुत भुक्त भोगी हूं ना। सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी इस देश के अंदर घोटाला चल रहा है, उसके बीच में से एक रास्ता होकर के गुजरता है, मैं उस पथ से निकला हूं। बहुत मामला गड़बड़ है। पतंजलि में हमने, यहां देखो एक थोड़ा सा नमूना दिखाता हूं। यहां जो ब्राह्मण परिवारों में बच्चे पैदा हुए हैं, कोई भी है, चाहे वो जेडएम है, एएसएम है, कोई भी है, अभी मंच वालों के थोड़ा हाथ खड़े मत करना, रहने दो तुम लोग, नीचे नीचे वालों का हाथ खड़े करवा रहा हूं। जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए, संगठन से लेकर के और अभ्युदय तक, मानी सेल से लेकर के संगठन तक, जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए वो हाथ उठाओ। अरे हाथ तो ठीक से उठाओ, बहुत अच्छा। चलो ब्राह्मणों के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये तो ब्राह्मण हो गए। अब जो ओबीसी, आजकल ना ओबीसी इसलिए पूछना है कि ओबीसी में बहुत कुछ मामला है। आजकल राजनीति भी इसी से ड्राइव हो रही है। तो जो ओबीसी में कई जातियों को डाल दिया है, जो ओबीसी वाले हैं वो हाथ उठाओ। ये बहुमत है यहां पर भी इसका। तो इसके लिए और जोरदार ताली बजाओ। इसका मतलब पतंजलि में किसी एक जाति विशेष का कब्जा नहीं है। कोई एक जाति को लेकर के हम कभी कोई बात करते नहीं, वो दिखता है ना, कर्म में दिखना चाहिए भाई। स्वेन क्रतुना संवदेता, वेद का मंत्र है, कर्म से बोलो भाई। ये खाली जो है जुबान से बोल दिया, जुबान में कुछ, दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, ये सब हिडन एजेंडा नहीं चलेगा। इसमें जो ओबीसी में सम्मिलित नहीं हुए हैं, ऐसे क्षत्रिय कितने बच गए, राजपूत कितने बच गए? क्या होता है, ओबीसी में बहुत से क्षत्रियों को डाल दिया, कुछ को नहीं डाला, तो ऐसे क्षत्रिय या राजपूत वो हाथ उठा लो जिनको ओबीसी में नहीं डाला है। वैसे थोड़ी देर में डलने वाले हैं, नीचे कर लो। हाँ, ये थोड़े से बच गए। फिर जो वैश्य परिवार है उनको नहीं डाला ओबीसी में, वो हाथ उठा लो। वैश्य समझते हो ना, अग्रवाल, खंडेलवाल, हाँ, बहुत तरह के वैश्य हैं, यहाँ अलग नाम होंगे। चलो वैश्य थोड़े से हैं, नीचे कर लो, संगठन में हैं। फिर बच गए दलित और वाल्मीकि। दलित और वाल्मीकि परिवारों से जो बच्चे आते हैं वो हाथ उठाओ। SC ST, अच्छा ये बोलना पड़ता है, SC ST। चलो आगे से हम ऐसे ही बोलेंगे। SC ST ने तो मोदी जी की भी नींद उड़ा रखी है आजकल। तो जरा एक बार SC ST वाले हाथ उठाना। ये भी संख्या हमारे यहां बहुत बड़ी है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। हम इसको SC ST सब की भागीदारी पतंजलि में है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबका। हम सबको मिलकर के काम करना है। इसका मतलब पतंजलि में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, पक्षपात, यही अपने सब बड़े संगठन के अंदर भी है। यहां पर भाई राकेश जी, भाई श्याम शंकर राय जी, विकास गोस्वामी जी, दिव्य ज्योति बरुआ जी, माता जोनाकी जी, श्री उदय गोस्वामी जी, संगठन में भी, पूरे अभ्युदय में भी भाई राकेश शर्मा जी, उमंग मरवा जी, दीनल जी, राघव जी, तपस जी और दर्शन जी। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन हो जाए। भाई नवीन जी, सिद्धार्थ जी, पीयूष जी और सारे हमारे SD, विवेक जी, अजय जी, राहुल जी, गोदान जी, वसुदेव जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। और देखो
मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पतंजलि को खाली सेल्स के नजरिए से नहीं देखना। ये हमारा सेल्स इज वन कंपोनेंट, सेल्स इज आवर वन डिवीजन, ये हमारा एक प्रकल्प है। पतंजलि मात्र आपको अच्छे पर्सनल केयर, अच्छे हेयर केयर, अच्छे स्किन केयर, अच्छे आई केयर, अच्छे डेंटल केयर, अच्छे आपको बॉडी केयर, अच्छे आपको होम केयर प्रोडक्ट्स, अच्छे आपको अच्छा घी, अच्छे तेल, अच्छी दालें, अच्छे मसाले, अच्छे चावल, अच्छा दलिया, अच्छे ब्रेकफास्ट सीरियल, अच्छे आपको बिस्किट, अच्छे आपको अचार, आपको खाने पीने की सब अच्छी चीज़ें, नमक आटा से लेकर के बेसन से लेकर के खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलें। खाली इतना ही नहीं है, खाली पतंजलि का आंदोलन सामान उपलब्ध कराने का ही नहीं है। पतंजलि का सारा जो आंदोलन चल रहा है, इन 25 वर्षों में हमने एक स्वर्णिम भारत की आधारशिला तैयार कर दी है और आने वाले 2040-50 तक भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का काम पतंजलि कर रहा है। और इसलिए आज की जो मीटिंग है, इसका एजेंडा मात्र डीएसएम्स की ट्रेनिंग और उनको जिनको अभी अवसर नहीं दे पाए सेवा के, उनको अवसर देना मात्र ही नहीं है, आपको पतंजलि को समग्रता से समझने का भी अवसर मिले। मेरे आने से पहले भाई राकेश जी ने, भाई धीनल जी ने, भाई उमंग जी और राघव जी आदि ने और भी अलग अलग प्रकार के संदर्भों में आपको प्रशिक्षण दिया। यहाँ पर ये पतंजलि का एक प्रकल्प है। पतंजलि को समग्रता से आपको समझना है और इसको पूरे इमोशन के साथ ड्राइव करना है। दुनिया में बुरे विचारों वाले लोग, बुरी भावना वाले लोग, बुरे कर्म करने वाले लोग, उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है। तो हमने भी ये संकल्प लिया हुआ है, हम अच्छे विचार से, अच्छी भावना से और अपने अच्छे कर्म से, अपने अच्छे आचरण से देश नहीं दुनिया को बदलेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कर्म करने वाले लोग इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं, वो इस दुनिया को नर्क बना सकते हैं, तो हम अपने कर्म से इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और इसमें जिसका जो सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करना है। देखो, बहुत बड़े बड़े विषय हैं, मैं अभी संकेत भर कर रहा हूं। आर्थिक गुलामी तो एक प्रश्न है जिसमें कि 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। यह तो एक बात है और यह भी बात छोटी नहीं है। हमारे देश की करीब आधी अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। यह किसी भी देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। हम कहते हैं हम भारत माता की वीर अमर यशस्वी संतानें, हम इस पुण्य प्रसूता, इस ऋषि भूमि, इस वेद भूमि, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान राम, कृष्ण और शंकर की पुण्य धरा। और वैसे तो ये तो असम तो शंकर देव और माधव देव, हमारे गुरुजी का नाम भी शंकर देव है और इसके तो आराध्य देवता जो महापुरुष हैं शंकर देव, माधव देव, वो हमारे आदर्श हैं। ऐसे अपने पूर्वजों के महान आदर्शों को लेकर के चलने वाले हम लोग कभी सोचते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं? हमारा मूल्यांकन हम चाहे कितना ही ऊंचा कर लें, लेकिन दुनिया हमारी इज्जत क्या करती है, दुनिया कैसी इवेल्युएट करती है हमको, जरा उसको सोचो। आज मात्र आर्थिक गुलामी नहीं, शिक्षा की गुलामी। वो जैसे जो चाहते हैं, चाहे अंग्रेज चले हो गए वही हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। शिक्षा की गुलामी, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी खाद, अंग्रेजी दवा, खेत में, खेतों में। ये अंग्रेज तो एक शब्द हमारे हिंदुस्तान में लोगों को ज्यादा समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने अंग्रेज शब्द बोला है। बाकी मात्र अब अंग्रेजों का प्रश्न नहीं है, सारा विदेशी अपसंस्कृति का प्रश्न है। खेतों में जो यूरिया डीएपी डालते हो क्या है? ये अंग्रेजी खाद ही तो है। जो अपने बच्चों को आप पढ़ाते हो ये अंग्रेजी शिक्षा ही तो है। जो आप दवाई लेते हो अंग्रेजी चिकित्सा ही तो है। जो आप बोलते हो अंग्रेजी भाषा ही तो है। जो आप पहनते हो अंग्रेजी वेशभूषा ही तो है। माने अंग्रेज शब्द से थोड़ा सा यहाँ के लोगों को जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं तो गाँव का आदमी हूँ ना, तो थोड़ा उस शब्द को ज़्यादा बोलता हूँ जो सबको समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ
कि इस आर्थिक गुलामी से, शिक्षा की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से, खेती की गुलामी से, भाषा की गुलामी से, संस्कृति, सभ्यता और वैचारिक गुलामी से भारत माता को मुक्ति मिले और ये भारत फिर से अपनी भारत और भारतीयता के गौरव के साथ खड़ा हो, अपनी वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति के साथ खड़ा हो। इसके लिए ये सारा पतंजलि का ध्यान है। पेश है किम्भो, देश का अपना स्वदेशी ऐप जो है फास्ट एंड सिक्योर, यूजर फ्रेंडली और नेक्स्ट जनरेशन ऐप। एडवांस कोर फीचर्स इसे बनाते हैं सबसे अलग और खास। किम्भो का अर्थ है कैसे हो। किम्भो है एक कंप्लीट चैटिंग ऐप, पर्सनल चैटिंग, ग्रुप चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डाइवर्ट, प्राइवेसी फिल्टर, लोकेशन शेयर, लाइक डिसलाइक मैसेज, डिलीट सेंट मैसेज, देसी स्टिकर्स। जब अंदाज है देसी तो चैटिंग ऐप क्यों विदेशी। छोड़ो विदेशी ऐप, अपनाओ स्वदेशी किम्भो। आज ही डाउनलोड करें और इंडिया को डिजिटल आजादी दिलाएं। अब इंडिया बोलेगा किम्भो।